हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के नए एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके पास कौन कौन से ट्रैवल डॉक्यूमेंट होने चाहिए शेनेगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हो गए तो 99% चांस है कि आपको शेनेगन वीज़ा मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी। बाय द वे, मेरे पीछे आप जो टावर देख रहे हो ये है द वर्ल्ड फेमस आईफिल टावर। चलो अभी हम देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों, पहला डॉक्यूमेंट है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी जेरोक्स कॉपी। सेकंड डॉक्यूमेंट है 2 पासपोर्ट साइज फोटो कवरिंग 80% ऑफ योर फेस एंड दी फोटो साइज शुड बी 35 mm वाइड एंड 45 mm हाई। दोस्तों, इसके बाद आपका तीसरा डॉक्यूमेंट है वीज़ा अपॉइंटमेंट एंड कन्फर्मेशन लेटर। चौथा डॉक्यूमेंट है रिटर्न फ्लाइट रिजर्वेशन। तो काफ़ी लोगों को लगता है शेनेगन वीज़ा अप्लाई करने से पहले उन्होंने फ़्लाइट टिकट्स निकालनी चाहिए, पर आपको बता दूं शेनेगन वीज़ा के वेबसाइट में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपके पास फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए। और फ्लाइट रिजर्वेशन को दूसरे वर्ड में डमी टिकट भी कहा जाता है। तो मान लो अगर आप फ़्लाइट टिकट्स बुक करते हो और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो इसमें आपको काफ़ी नुकसान होगा। तो वही अगर आप इसकी जगह फ़्लाइट रिजर्वेशन लेते हो तो फ़्लाइट रिजर्वेशन आपको पड़ेगा लगभग 1000 से 2000 रुपये के बीच में। और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपके जो पैसे हैं वो भी बच जाते हैं। तो अगर आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ़्लाइट रिजर्वेशन ही लेना, फ़्लाइट टिकट्स मत बुक करना। अभी हम बात करेंगे पाँचवें डॉक्यूमेंट के बारे में। तो पाँचवा डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट का नाम है कवर लेटर। एक बार याद रखना, जो भी इन्फॉर्मेशन आप कवर लेटर में फिल करोगे वो करेक्ट होनी चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी करेक्ट और सिंपल होगी उतने आपके वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड गाइस, अगर आपको पता नहीं कवर लेटर का फॉर्मेट कैसा है या फिर आपको कवर लेटर का फॉर्मेट चाहिए, आप google.com पे कवर लेटर सर्च कर सकते हो या फिर उसके अलावा Pinterest पे जाके सर्च कर लो। आपको दोनों जगह पे कवर लेटर और उसका फॉर्मेट मिल जाएगा। और जैसे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, आपको वो कवर लेटर एडिट करना है और उसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो दोस्तों, अगला डॉक्यूमेंट जो है वो है एकोमोडेशन प्रूफ। तो एकोमोडेशन प्रूफ होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप होटल में रहने वाले हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने होटल booking.com से बुक कर लेना। booking.com में आप फ्री में होटल बुक कर सकते हो और उसका जो पेमेंट रहता है वो आप बाद में दे सकते हो। तो ये है पहला ऑप्शन। अगर आपको थोड़ा सस्ता एकोमोडेशन चाहिए तो आप एयरबीएनबी कर लेना। एयरबीएनबी में दिक्कत ये है कि आपको बस पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, पर देखा जाए तो वो जो पेमेंट है वो रिफंडेबल रहती है। तो हर प्रॉपर्टी के कुछ ना कुछ पॉलिसी रहती है, जैसे कि अगर आप 10-15 दिन पहले तक कैंसिल करते हो तो आपको फुल रिफंड मिल जाता है। तो अगर आपको सस्ता ऑप्शन चाहिए और आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप एयरबीएनबी प्रीफर करना। एंड गाइस, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा यूथ हॉस्टल। तो यूथ हॉस्टल जो है वो सिंगल पर्सन के लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस है, क्योंकि देखा जाए तो मोस्टली यूथ हॉस्टल आते हैं 1500 से लेकर 3000 रुपये के बीच में, और सिंगल पर्सन के लिए ये ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है। अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप एयरबीएनबी बुक कर लेना। इसमें आपको माइक्रोवेव और सारे बेसिक एमिनिटीज़ मिल जाते हैं। तो मान लो अगर आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं आता है तो आप एयरबीएनबी में खाना भी बना सकते हो। एंड गाइस, अभी इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है और इसका जो कवरेज होना चाहिए वो मिनिमम 30,000 यूरो होना चाहिए या फिर मिनिमम 50,000 US डॉलर होना चाहिए। तो बात करूँ तो मैंने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस निकाला था पॉलिसी बाज़ार से। तो पॉलिसी बाज़ार में आपको अलग अलग कंपनी के ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएंगे और काफ़ी बढ़िया रेट में मिल जाएंगे। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पॉलिसी बाज़ार से ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेना, और अगर आपको किसी और वेबसाइट से लेना है तो वो आपकी मर्ज़ी। अभी दोस्तों, इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आता है बर्थ सर्टिफिकेट। तो अगर आप सिंगल हो तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी दिखाना, और अगर आपकी शादी हुई है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देना प्रूफ के लिए। और इसके साथ आपको और 2 डॉक्यूमेंट्स कैरी करने, वो है आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसके आप जेरोक्स कॉपी कैरी करना। अगर वीज़ा ऑफिस में आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे देना। एंड गाइस, अगला डॉक्यूमेंट है 6 मंथ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स। गाइस, अभी तक मैंने आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए वो सब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है और ये डॉक्यूमेंट्स सब लोगों के पास होने चाहिए। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी वाइज। तो आप जिस कैटेगरी में आते हो तो उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। तो दोस्तों, पहली कैटेगरी एम्प्लॉयड पर्सन। अगर आप एम्प्लॉयड पर्सन हो तो आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। उसमें से पहला है NOC लेटर ऑफ योर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा डॉक्यूमेंट है 3 मंथ पे स्लिप और तीसरा डॉक्यूमेंट है ITR रिटर्न ऑफ 2 ईयर्स। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है तो काफ़ी कम चांसेस है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। तो दोस्तों, दूसरी कैटेगरी है अनएम्प्लॉयड पर्सन। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। पहला डॉक्यूमेंट है स्पॉन्सरशिप लेटर, कि आपकी जो ट्रिप है वो कौन स्पॉन्सर कर रहा है। दूसरा डॉक्यूमेंट है 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट ऑफ स्पॉन्सर और तीसरा डॉक्यूमेंट है ITR रिटर्न ऑफ स्पॉन्सर। अगर आप अनएम्प्लॉयड पर्सन हो तो आपको स्पॉन्सरशिप दिखाना है कि आपकी ट्रिप कौन मैनेज करने वाला है, पैसे कौन पे करने वाला है, क्या क्या, ये सब आपको उसके डिटेल डालने इसमें। तो दोस्तों, तीसरी कैटेगरी है रिटायर पर्सन।
अगर आप रिटायर पर्सन के कैटेगरी में आते हो तो आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका रिटायरमेंट लेटर विद पेंशन प्रूफ। आपका दूसरा डॉक्यूमेंट है पेंशन स्लिप्स। और आपका तीसरा डॉक्यूमेंट ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो अपना प्रॉपर्टी प्रूफ दिखा सकते हो। इससे क्या होता है, जो आपका सामने वाला ऑफिसर है उसको एक गारंटी आती है कि भाई इसकी प्रॉपर्टी इस कंट्री में है तो ये बंदा वापस चला जाएगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स रिटायर पर्सन कैटेगरी वालों के पास होने ज़रूरी है। अभी हम आते हैं हमारे फाइनल कैटेगरी में जो है बिजनेस पर्सन। तो मान लो अगर आप बिज़नेस कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। आपका पहला डॉक्यूमेंट है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ और दूसरा डॉक्यूमेंट है जीएसटी की कॉपी। तो अगर आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट्स है तो आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है तो काफ़ी कम चांसेस है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। एंड बाय द गाइस एक बार याद रखना, कोई भी कंट्री चाहती है कि टूरिस्ट उनके यहाँ पे आए, जगह एक्सप्लोर करे, इससे उसी कंट्री का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मान लो अगर आप पेरिस आ रहे हो तो आप पेरिस में रहोगे, खाओगे, घूमोगे, तो इसमें अल्टीमेटली देखा जाए तो फ़ायदा होने वाला है फ्रांस का। तो इसलिए कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि टूरिस्ट उनके पास नहीं आए। तो दोस्तों अभी मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो 99% चांसेस है कि आपका वीज़ा क्लियर हो जाएगा और ओनली 1% चांसेस है कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होने चाहिए और करेक्ट डॉक्यूमेंट रहे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं आपसे मिलता हूँ अगले पार्ट में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप शेनिगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो।